नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय आयुष मंत्रालय आज लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप वाइब्रेक लॉन्च करेगा। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगे। इसी के साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास से बातचीत की। ब्रिटेन ने कहा कि वह आईएसआई के ठिकानों पर कभी भी हमला करेगा। हाल ही में पेंटागन में खुलासा किया गया कि अफगानिस्तान में इससे करीब 2000 आईएसआई खुरासान लड़ाके मौजूद थे। सामरिक रूप से अहम लद्दाख में भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की। ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह से केला दर्रे को पार कर पेंटागन झील तक 41 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय आज लोगों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए मोबाइल ऐप वाइब्रेक लॉन्च करेगा। इस ऐप का पूरा नाम योग ब्रेक है। इसे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 6 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर लॉन्च करेंगे। वाइब्रेक में योग के सभी तरह के आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पे भी फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जरिए लोग एक्सपर्ट से महज 5 मिनट में योग करने के तरीके जान सकेंगे। भारत में मंगलवार को एक बार फिर कोरोना वैक्सीन 1 करोड़ ज्यादा डोजें लगी। इसी के साथ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड भी बन गया। कोविन पोर्टल के मुताबिक मंगलवार को करीब 1 करोड़ लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि देश ने एक और मुकाम हासिल कर लिया। पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले 27 अगस्त को 1 करोड़ डोज लगाए थे। अब तक राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों में 65 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 14 करोड़ लोग दोनों डोज लगवा चुके हैं। स्वच्छता स्मार्ट सिटी वाटर प्लस वैक्सीनेशन महाअभियान में रिकॉर्ड बनाने वाले इंदौर में 100% वयस्क आबादी को पहला डोज लगाया गया। इस मामले में 10 लाख की आबादी वाले जिलों में इंदौर टॉप पर है। कलेक्टर मनीष श्री के मुताबिक मंगलवार को भी यहाँ टारगेट से ज्यादा वैक्सीनेशन किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि वहां मंगलवार को 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए गए हैं। इसी के साथ गुजरात में सिर्फ अगस्त महीने में तक कुल 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। अब तक राज्य को 4 करोड़ वैक्सीन डोज सरकार की तरफ से मिल चुके हैं। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहली औपचारिक बातचीत हुई। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और शेर मोहम्मद के बीच यह मुलाकात तालिबान की पहल पर हुई है। अब्बास तालिबान की पॉलिटिकल विंग का हेड है और भारत से उसका पुराना संबंध है। यह मुलाकात दोहा स्थित इंडियन एम्बेसी में हुई थी। एक बयान में यह जानकारी दी गई है कि शेर मोहम्मद 1980 के दशक में भारत में रह चुका है। उसने देहरादून स्थित मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली। वो अफगान मिलिट्री में रहा, लेकिन बाद में इसे छोड़कर तालिबान के साथ चला गया। मुलाकात के दौरान मित्तल ने अब्बास को बताया कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होने की खबरों को लेकर चिंतित है। भारत की इस चिंता पर अब्बास ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को तालिबान सरकार पूरी संजीदगी के साथ देखेगी। बयान के मुताबिक बातचीत का फोकस सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर था। भारत ने तालिबानी नेताओं को बताया कि अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक भारत आना चाहते हैं उनको लेकर भी हम फिक्रमंद हैं। मित्तल ने अब्बास को यह भी बताया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। तालिबान के 2 प्रवक्ता पहले ही साफ कर चुके हैं कि कई नई हुकूमत भारत के साथ ट्रेंड और पॉलिटिक्स रिलेशन चाहती है और इस बारे में भारत से संपर्क किया जाएगा। खुद शेर मोहम्मद ने 2 दिन पहले कहा कि अगर पाकिस्तान दोनों देशों के बीच कारोबारी रास्ते का खोलने में आनाकानी करता है तो एयर कॉरिडोर को विकल्प खुला है।
ब्रिटेन ने कहा कि वह ISIS के ठिकाने पर कभी भी हमला कर सकता है। हाल ही में पेंटागन ने खुलासा किया कि अफगानिस्तान में इस समय करीब 2000 ISIS खुरासान के लड़ाकू मौजूद है। ब्रिटेन के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल सर माइक विंगस्टन ने सोमवार को बताया कि ब्रिटेन ISIS के खिलाफ कार्यवाही में शामिल हो सकता है। उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख के समय में ब्रिटेन अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ खड़ा है। हम इस आतंकी संगठन के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन सरकार के अफसरों ने एयर स्ट्राइक के लिए लॉजिस्टिक की जांच की। उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू विमान के टारगेट, रिफ्यूजिंग और बेस की स्थिति का मुआयना किया। विंगस्टन ने बताया कि हम स्ट्राइक के जरिए सेना भेजकर या किसी देश के इक्विपमेंट का प्रयोग करके आतंकी संगठन पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका सेना ने सोमवार रात को अफगानिस्तान छोड़ दिया। उसके जाते ही तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ रखे विमानों को तालिबान कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका सेना इन विमानों को निष्क्रिय कर गई है। सामरिक रूप से अहम लद्दाख में भारत ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क तैयार की। 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सड़क लेह से केला दर्रे तक पार कर पेंगांग झील तक 41 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी। इस सेना के 58 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया है। सड़क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरी नामग्याल ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया। नामग्याल ने कहा कि यह सड़क सामरिक के साथ पर्यटक के नजरिए से भी काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क का उद्घाटन किया गया वह 18,600 फीट की ऊंचाई पर बनी दुनिया को वाहन चलाने लायक सबसे ऊंची सड़क होगी। अब तक खारदुंगला की 18,380 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क रह चुकी थी। उन्होंने कहा कि यह सड़क भविष्य में स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से लद्दाख के लालोक क्षेत्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने से एक प्रमुख भूमिका निभाएगी, क्योंकि इससे पर्यटन की सुविधा होगी। नामग्याल ने कहा कि इससे टूरिस्ट दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क, दुर्लभ औषधीय पौधे, स्नो स्पोर्ट और गतिविधियों में भाग लेने, खानाबदोश पशुओं, झीलों और अन्य आकर्षणों को देखने में सक्षम होगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल PG को मैनन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 14वीं कोर ताशी नामग्याल याकजी और स्टेट कार्यकारी पार्षद वेन लामा खोंचोक लद्दाख स्वात पहाड़ी विकास परिषद लेह के पाशाद में मौजूद रहे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। 30 अगस्त की रात अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाले कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। यहां से अमेरिकी सैनिक निकले और बड़े होटलों में पहुंच गए। अब तक ये सैनिक यही बताए गए हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सैनिकों के कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर लीक हुए। इसके बाद इस अपने वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक और यू टर्न बताने लगे। इसकी वजह भी वाजिब है। इमरान ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि वो अमेरिका को न तो कोई एयरबेस देंगे और न कोई दूसरी सुविधा। इस बार भी उन्हें अमेरिका के सामने झुकना पड़ा। 30 अगस्त की रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई अमेरिकी सैन्य विमान सीधे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे।
सभी सैनिक यूनिफॉर्म में थे। मीडिया को यहाँ दूर से देखा गया था। इसके बावजूद कुछ फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। अमेरिकी सैनिकों के साथ काफी सामान भी था। कुछ देर एयरपोर्ट पर रुकने के बाद ये सैनिक इस्लामाबाद की कई होटलों में पहुंचे और यहीं रुके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब प्रांत की पुलिस के विशेष दस्ते इन्हें सुरक्षा मुहैया करा रहे थे। अमेरिकी सैनिक के पास हथियार भी बताए जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर कई पाबंदियां लगी है। सरकार इसे दबाने के लिए कुछ दिन पहले एक बिल भी संसद में ला चुकी है। शायद इसी दबाव में मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को ज्यादा नहीं उछाला। हालांकि सोशल मीडिया और खासकर यूट्यूब पर वीडियो ब्लॉगर्स ने इमरान की खूब खबर ली। बारां में मंगलवार को आकाशीय बिजली का कहर टूट पड़ा। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक महिला भी शामिल है, जिसकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। किशनगंज थाना क्षेत्र के सेवली पंचायत के स्वरूपा गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए, जिन्होंने इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बारां रेफर किया गया। सूचना पर कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की कुशल क्षेम पूछी। मरने वालों में काशीराम सहरिया और राजकुमार सहारिया भी शामिल थे, जबकि पवन दिनेश घायल हुए। सभी खेत पर काम करने गए थे। दूसरी ओर कस्बा थाना क्षेत्र के मंजोला गांव में मंगलवार को एक ही परिवार में 4 सदस्यों पर बिजली गिरी। बिजली गिरने से परिवार की एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई। परिवार के 3 घायल सदस्यों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि काशीराम उनके बेटे पवन, राजकुमार व दिनेश तीनों के साथ खेत में काम कर रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। चारों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चले गए। लगभग 1:30 बजे अचानक से बिजली कड़की और तेज धमाका हुआ, जिसमें खेत में काम कर रहे काशीराम व राजकुमार जमीन पर गिर गए, जबकि काशीराम का बेटा पवन व उसका साथी दिनेश घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मदद को दौड़े। पुलिस को सूचना दी गई। थाना अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जिन्हें बाद में इलाज के बाद रेफर किया गया। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 साल बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक की क्लास के लिए बुधवार यानी 1 सितंबर सप्ताह भर के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि 50% की क्षमता से ही क्लास लगाने के निर्देश के कारण एक बच्चा सप्ताह में 3 ही क्लास अटेंड कर सकेगा। इस दौरान उन्हें पानी की बोतल को लेकर खाने तक का सामान ले जाना होगा। पहले दिन की तैयारी को लेकर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, शिवपुरी और रतलाम की सरकार और निजी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट में बड़े शहरों में तो तैयारी ठीक दिखाई दी, लेकिन ग्रामीण और छोटे जिलों में हकीकत डराने वाली है। रतलाम में स्कूल में ताले जो शिवपुरी स्कूल में वैसे नजर आई, तो देखते हैं कि बच्चे 5 घंटे तक स्कूल में कैसे रहेंगे और उनकी पढ़ाई कैसे होगी। प्रोफेसर कॉलोनी स्थित शासक या विद्या विहार स्कूल में थर्मल स्क्रीन से लेकर सैनिटाइजर, मास्क और एक बेंच छोड़कर एक बेंच पर बच्चे को बैठने की व्यवस्था की गई। स्कूल में पीने का पानी और खाना साथ लाने को कहा था। बच्चे ग्रुप में एक जगह जमा न हो, इसलिए 10 शिक्षकों के लिए कोरोना कमेटी भी बनाई गई। इनका काम स्कूल में पूरी व्यवस्था बनाने से लेकर बच्चों की कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने का है। इसी तरह होशंगाबाद रोड प्राइवेट स्कूल ज्ञान गंगा इंटरनेशनल अकादमी में एक बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर एक उचित दूरी बनाकर उसे क्लास तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी। क्लास टीचर की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ कैंटीन तो है, लेकिन उसे शुरू नहीं किया। इसमें बच्चों को क्लास में खाना खाने की अनुमति दी जाएगी। खाना उन्हें घर से लाना होगा। कोई भी बच्चा ग्रुप बनाकर नहीं रहेगा। शहर में अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लूट करने वाले गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इन्होंने इनकम टैक्स का अधिकारी बने एक ज्वेलरी शॉप पर छापा मारा और 20 लाख कैश और 30 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ ले गए। हालांकि इसके जाने के बाद दुकान के मालिक को फेक रेट की जानकारी मिली और मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। 48 घंटे में सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। घटना शहर के भारतीय विद्यापीठ इलाके में हुई थी। पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता नंद किशोर वर्मा सोने और चांदी के आभूषण बनाने का काम करते हैं। वे पुणे के लगभग सभी ज्वेलरी शॉप में अपने माल की सप्लाई करते हैं। वे जल्दी पुणे में एक बड़ा शोरूम खोलने की तैयारी कर रहे थे। यह जानकारी आरोपी में किसी तरह उसको हाथ लग गई और उसने फिल्मी स्टाइल में लूट की प्लानिंग की। गुरुवार को तकरीबन 1 दर्जन लोगों ने वर्मा की फैक्ट्री पर छापा मारा। अंदर से गेट बंद कर सभी के फोन ले लिए गए और झूठी छापेमारी कर सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी और फैक्ट्री में रखा कैश जब्त किया। हालांकि शुरू से किसी को संदेह नहीं हुआ, लेकिन बाद में सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी ले जाने की जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री के मालिक को संदेश हुआ।
उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अच्छी पुष्टि की तो पता चला उनकी ओर से ऐसी कोई रेड नहीं हुई। इसके बाद मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक का इलाका पानी से डूब चुका है। लगातार बढ़ रहे नदियों के जलस्तर के खौफ से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। पूरा गांव या तो बांधों पर शरण ले रहा है या फिर पक्के मकान वाले अपनी छतों पर पनाह ले रहा है। जिले की सभी नदियां अपने उफान पर है। हर घंटे नदिया का जलस्तर 3 से 4 इंच बढ़ रहा है। इसमें लोगों को दहशत का माहौल बना हुआ है। अगर नदियों का जलस्तर थमा नहीं तो जल्द ही गोरखपुर जिले में बाढ़ से बड़ी तबाही मचने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। शहर के निचले इलाकों को कॉलोनियां लोग जहां नाव चल रहे हैं, वहीं जिले में 5 जगह पर राप्ती और रोहिणी नदी के बांधों से रिसाव शुरू हो गया। ऐसे में अगर इनमें से कोई एक बांध भी टूटा तो बाढ़ के तबाही वाले हालात बन सकते हैं। शहर के मवा हार्बट बंधे पर बना रेगुलेटर में बीते 2 दिनों से रिसाव हो रहा है, जबकि मानीराम कुदरिया बन रहा विस्तार बुढ़ेली के पास मखना बंधे पर रिसाव, गुररना गांव और बेलीपार इलाके से हार्बट बंधे पर रिसाव होता है। यहाँ बाल की बोरियां और अन्य जुगत करने में जुटे हैं ताकि बांध को टूटने से बचाया जा सके। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। Lyra. Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। दक्षिण अफ्रीका के महान तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास का ऐलान कर दिया है। 48 साल की स्टेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा दी। दक्षिण अफ्रीका के लिए उन्होंने 125 एक दिवसीय टेस्ट खेले थे। डेल स्टेन ने अपने संन्यास का ऐलान करते हुए कहा, 20 साल की ट्रेनिंग, मैच, यात्राएं, जीत हार, भाईचारा, खुशियां भी देखी। बहुत सी यादें हैं कहने के लिए, बहुत से चेहरे शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मैं आधिकारिक तौर पर उसे खेल से संन्यास ले रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। अपनी आग उगलती हुई गेंदों से विपक्षी टीम के खेमे में खलबली मचाने वाले डेल स्टेन पिछले काफी समय से अपनी फिटनेस की परेशानी से जूझ रहे थे। प्रोफेशनल स्तर पर उन्होंने अपने आखिरी मुकाबला इस साल की पीसीएल के दौरान खेला था। अमरिंदर सिंह को मिली धमकी, खालिस्तान और आतंकी गुरुपद वसी के पत्र के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पन्ने ने हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर जाने के मारने की धमकी दी थी। इधर कैप्टन ने भी पन्ने की धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को अशांत करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पन्नू को राज्य की शांति, स्थिरता और सांप्रदायिक को भंग करने की किसी भी कोशिश को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस और उसके कथित बने जनरल काउंसिल के द्वारा पंजाब का माहौल खराब करने से किसी भी कोशिश उनकी सरकार करारा जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी पंजाब की शांति को भंग करने और हमारे लोगों को पुनः आतंकवाद के दिनों में धकेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एसएफजे की माहौल खराब करने और विघटनकारी की कार्यवाही का उचित जवाब दिया जाएगा। पंजाब गुरुओं की धरती है जहां हमेशा ही मानवता की एकता की विचारधारा का प्रचार किया जाएगा। डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया, पन्नू और उसके साथियों सहित एसएफजे के सदस्यों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों की आईपीसी की धारा के तहत अधीन स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन माहौली में एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पन्नू को हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को भड़काने और संविधान के अनुसार पंजाब के चुने हुए मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाया गया। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में सिद्धार्थ बाबू, दीपक सैनी और अवनी लेखरा वाले भारतीय टीम फाइनल में क्वालिफाई करने से चूक गई। भारत के लिए आज 8वां दिन भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
कहीं भारतीय एथलीट पदक जीतने के लिए अपना दमखम दिखाएंगे। भारतीय खिलाड़ी स्विमिंग, बैडमिंटन, एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में अपनी चुनौतियां पेश करेंगे। बीते 7वें दिन भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे और 3 पदक अपनी झोली में डाले। 7वें दिन जहां पहला पदक निशानेबाजी में सिंहराज अडाना ने दिलाया, वहीं ऊंची कूद में मरियन ने और शरद ने मेडल जीता। टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्ड मिक्स टीम इवेंट में भारत के हाथ निराशा लगी। सिद्धार्थ बाबू, दीपक सैनी और अवनील लेखरा वाली भारतीय निशानेबाजी टीम फाइनल में क्वालिफाई करने से चूक गई। छठी सीरीज में भारत की तरफ से अवनील लेखरा अर्जित किए गए, वहीं दीपक सैनी अंकों के साथ 43वें स्थान पर रहे। इसी तरह तीनों भारतीय निशानबाज बाहर हो गए। ASCI की नई गाइडलाइन के मुताबिक अखबार, टीवी, होर्डिंग में सेलेब को एक ऐड देखकर तुरंत पता चल जाता है कि वे कुछ पैसे लेकर ऐड कर रहे हैं, मगर सोशल मीडिया में ऐसा नहीं है। इस प्लेटफॉर्म में किसी भी ब्रांड को प्रमोट करके सेलेब ने न केवल अपनी हर पोस्ट से खूब कमाई, बल्कि यह पेड कंटेंट है, यह बताने से भी कतराते हैं। हालांकि अब ASCI की गाइडलाइन के बाद कई सेलेब ने अपनी पोस्ट पर पेड कोलैबोरेशन या ऐड का टैग लगाना शुरू कर दिया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की 14 जून 2021 से लागू गाइडलाइन के अनुसार जिसके बदले में पैसे या किसी वस्तु का लेन देन हुआ, वैसी प्रमोशनल पोस्ट के साथ पेड कोलैबोरेशन या एडवर्टाइजमेंट का टैग लगाना जरूरी है। इंस्टाग्राम पोस्ट से सर्वाधिक कमाई कर रहे टॉप 13 ग्लोबल सेलिब्रिटीज की लिस्ट हुपर्स ने जारी की। इसमें भारत के विराट कोहली दुनिया के 19वें स्थान पर है। उनकी हर पोस्ट से कमाई 5 करोड़ रुपए की बताई गई है। वहीं प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में 27वें नंबर पर है और उनकी हर पोस्ट से 3 करोड़ की कमाई करती है। हालांकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग बताते हैं कि सेलेब सोशल मीडिया प्रमोशन से खूब कमा रहे हैं। यह सच है, लेकिन हर पोस्ट का इतना पैसा है, ऐसा कोई रेड कार्ड नहीं होता। ज्यादातर केस में पूरा मल्टीपल मीडियम प्रमोशन पैकेज होता है। इस पैकेज में साफ साफ बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर क्या और कितनी पोस्ट डाली जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों का सीरीज का चौथा मुकाबला 2 सितंबर से लंदन द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस मुकाबलों को जीत दोनों टीम सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेगी। मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारत और इंग्लैंड एक मैच जीतकर बराबरी पर है। नोटिंगहम में खेला गया पहला टेस्ट हो रहा है, जबकि लॉर्ड्स और खेले गए मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 151 रनों से शिकस्त दी। वही लीग से तीसरे मैच में मेजबान इंग्लैंड टीम ने भारत को एक पारी 78 रन से हराया। चौथे टेस्ट मैच को देखते हुए इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने विराट कोहली को लेकर बयान दिया। इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बल्लेबाजी में कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। उन्होंने अब तक अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम को निरस्त किया। ऐसे में इंग्लैंड कप्तान जो रूट ने कोहली को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, हमारे गेंदबाजों को श्रेय दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि विराट कोहली विश्व स्तरीय बल्लेबाज है और उन्हें हमारे गेंदबाजों ने उन्हें अब तक खामोश रखा, इसलिए टीम के बॉलरों को श्रेय देने की जरूरत है। देश विदेश की खबरों में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।